हेलो स्टूडेंट्स। हमने जिसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, आखिरकार उसका पहला लेक्चर आ ही चुका है। क्लास 9th के टर्म टू की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल, जो कि हमारा ये लेक्चर फर्स्ट है इस चैप्टर का। पहला इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ मैं इस पर। भैया हमारा कायदे से देखा जाए तो लेक्चर 1 यही है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि एटम कहाँ से आया, इंडियन फिलोसफर्स का रोल, ग्रीक फिलोसफर्स का रोल, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस 3 हैं, जो कि हम 2 पढ़ेंगे, वो भी बताएंगे कौन सा नहीं पढ़ा जाता। ठीक है। और लास्ट चीज़ हम एटॉमिक थ्योरी देखेंगे डाल्टन की, और फिर ड्रॉबैक्स देखेंगे। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर फर्स्ट में, हाउ एटम वर्ड कम्स, एटम वर्ड कैसे आया। तो इसमें ये वर्ड्स कैसे आया कि इंडिया में भी कुछ इंडियन फिलोसफर्स थे और ग्रीक में कुछ ग्रीक फिलोसफर थे, और वो सब ही एटम पर रिसर्च करने में व्यस्त थे। तो इंडियन फिलोसफर्स उस वक्त क्या कर रहे थे वो देखते हैं। इंडियन फिलोसफर कौन थे? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोल्ड का पीस लिया। गोल्ड एक मेटल होता है, ठीक है, जिसका उन्होंने एक पीस लिया और उसे कट इट मतलब उससे काटते रहे काटते रहे काटते रहे। एंड देन ही सेज, फिर उन्होंने क्या, उससे कंक्लूजन क्या निकला, जब उन्होंने गोल्ड का मेटल का पीस लिया, गोल्ड मेटल का पीस, और उसे काटते रहे, तो कंक्लूजन निकला कि जो पदार्थ होते हैं, हिंदी में मैटर को पदार्थ बोलते हैं, वो सभी परमाणु से बने होते हैं। यहाँ लिखा है मैटर, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, पदार्थ इज मेड अप ऑफ परमाणु। उन्होंने कहा परमाणु के बने हैं। परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं। मीन्स उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि मैटर एटम का बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, एटम जो है वो इंडिविजुअल है, एटम सबसे छोटा है, मीन्स एटम बिल्डिंग ब्लॉक है, यही उन्होंने कहना चाहा। तो अब फिर समझ में आया, इंडियन फिलोसफर ने कहा कि मतलब महर्षि कणाद ने गोल्ड लिया, उसे कहा, और लास्टली कंक्लूजन आया कि मैटर जो है वो एटम से ही बनते हैं। सॉरी, ये क्या खुल गया। हम ग्रीक फिलोसफर, ये हमारी दूसरी स्लाइड में हम पढ़ेंगे ग्रीक फिलोसफर, जहाँ की इंडियन के महर्षि कणाद ने कहा कि वो एटम से सब मैटर बनते हैं, उसी वक्त ग्रीक फिलोसफर्स भी लगे पड़े थे। ग्रीक फिलोसफर्स के नेम है डेमोक्रिटस एंड लिकिपस। कौन है? डेमोक्रिटस और लिकिपस। इन्होंने क्या किया, ये भी एटम पर सर्च कर रहे थे, और इन्होंने भी ये फाइंड कर लिया कि मैटर एटम से ही बनता है। पर अब उन्होंने तो पदार्थ ना को बोल दिया परमाणु का बनता है, परमाणु कह दिया, पर ये कैसे कहते, क्या नाम दिया, तो इन्हें एटम का नाम दिया। इन्हें क्या था, एटम इंडिविजुअल था, तो इसलिए इन्होंने एक एटमोस वर्ड था, ग्रीक वर्ड है ये। दे गेव नेम एटमोस मीन इंडिविजुअल। ये एटमोस एक ग्रीक वर्ड है, ये प्लीज आप लिख लीजिएगा। हाँ, पेंसिल का ऑप्शन है नहीं, वरना तो मैं, ये क्या हुआ, रोटेट स्क्रीन। हाँ चलिए, तो उन्होंने एटम कहाँ से आया है, एटमोस से। एटमोस का मतलब इंडिविजुअल, तो एटम का मतलब इंडिविजुअल। अब देखिए लास्ट में लिखा है कुछ, फिर मैंने लिखा फाइनली एटम कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमोस विच मीन इंडिविजुअल। फिर फाइनली उन्होंने तो एटमोस नाम दिया था, जो कि इंडिविजुअल होता है ग्रीक फिलोसफर्स ने। फिर लास्ट में एटम, ग्रीक वर्ड एटमोस से फिर हमने एटम निकाल लिया। ठीक, तो मुझे समझ में आया कि ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या किया, उन्होंने सर्च किया इस पे, और उन्होंने एटम को एटमोस नाम दिया था उस वक्त। फिर एटमोस एक ग्रीक वर्ड था, जिससे फिर हम मतलब लोगों ने सर्च करके इसे नया नाम दे दिया एटम। अब एक पॉइंट लिखा है, ग्रुप ऑफ एटम कॉल्ड मॉलिक्यूल। जो एटम्स का ग्रुप होता है उसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। मीन्स एक एटम नहीं, एक से ज़्यादा एटम, उन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं। आगे हम मॉलिक्यूल अच्छे से पढ़ेंगे, अभी इतना काफ़ी है। अब एक इंडियन फिलोसफर रह गए, महर्षि कत्यामा। ये मेरी स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स में, आपके बहुत फ़ायदे में है। ठीक, महर्षि कत्यामा, इन्होंने कहा एटम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। एटम जो है वो अकेला नहीं रह सकता, एटम वर एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। एटम जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही रह सकता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम। इन सिंगल एटम नहीं रह सकते, ग्रुप ऑफ एटम इन एक से ज़्यादा एटम रह सकते हैं। ठीक है, ये तीसरी स्लाइड थी हमारी।
आप लोग बाकायदा लिख लेना ये सब, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है, आप हेडिंग डाल डाल के सब कुछ लिख लेना, तो आपको रिवीजन करने में मदद मिल जाएगी आगे। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और तीसरा है लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन। तो आ जाइए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं। इसमें से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, तीसरा वाला नहीं पढ़ेंगे। देखो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कहता है इन अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार एक केमिकल रिएक्शन में जब केमिकल रिएक्शन कराई जाती है तो उसमें जो रिएक्टेंट्स का मास होता है वही प्रोडक्ट का मास होता है। रिएक्टेंट वो जो उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए और प्रोडक्ट वो जो उससे बना, ठीक है, उन दोनों का ही मास इक्वल होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल यहाँ पे साइड में लिखा है, मैं ये वाला H2 प्लस O इक्वल्स टू H2O, ये एक रिएक्शन है H वाटर की, H2 प्लस O H2O बनता है। तो H का मास कितना होता है 1 और 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई O 16 इक्वल वही, तो कितना मिला 18 इक्वल्स टू 18। रिएक्टेंट H2 प्लस O थे, H2O प्रोडक्ट था, दोनों का इक्वल मिला यहाँ पे हमें। अब दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है देयर इज नो चेंज इन मास, इसमें मास में कोई चेंज नहीं होता, ना रिएक्टेंट का ना प्रोडक्ट का, तभी तो इक्वल मिलते हैं। इट इज़ गिवन बाय लेवोइसियर इन 1774। ये किसने दिया है? ये साइंटिस्ट थे लेवोइसियर, इन्होंने दिया था 1774 में। ये फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, ये और जान लीजिए। और आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो इन अ सिंपल लैंग्वेज मैटर को मास लिख दिया है, ठीक है, मीन्स कह सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, ना मैटर बनता है ना खत्म होता है। वही बात है कि रिएक्टेंट का भी मास इक्वल, प्रोडक्ट का भी मास इक्वल। समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पढ़ते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ मैं कह रहा था कांस्टेंट प्रोपोर्शन की स्पेलिंग गलत है, तो आपको तो सही पता होगी, गलती से हो गई। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसे हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट टेक फ्रॉम एनी सोर्स यू गेट सेम प्रोपोर्शन बाय मास। एक केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड एलिमेंट से क्या बनता है, कंपाउंड कहा गया है, जो कंपाउंड बनते हैं एलिमेंट से, वो आप एलिमेंट हैं, वो आप कहीं से भी ले लो, उनका जो रेशियो होगा, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो बाय मास से, वो आपको हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है। क्या कहा है, केमिकल रिएक्शन जिसमें कंपाउंड जो होते हैं जिन एलिमेंट से बनते हैं, आप किसी भी सोर्स से ले लो, आपको उनका रेशियो बाय मास हमेशा सेम मिलेगा। एग्जाम्पल मैंने वाटर ही लिया है H2O, आपको हमेशा 1:8 या 11:81 ही रेशियो मिलेगा बाय मास, ओके। ये किसने दिया था, ये प्राउस्ट ने दिया था, प्राउस्ट कब दिया था, 1779 में, ठीक है। अब हम अगला आते हैं, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो इसका पहला पॉइंट, ये कौन, डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी है जो बताती है कि मैटर जो है सबसे मैटर जो है वो एटम से बनता है, जो कि बहुत टिनी पार्टिकल है, इंडिविजुअल पार्टिकल है। आगे इसका पहला पॉइंट है ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। पहला कह रहे हैं कि सारे मैटर एक छोटे से इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बनते हैं, जिन्हें हम एटम बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम को डिवाइड ही नहीं कर सकते, मीन्स एटम का इनर स्ट्रक्चर नहीं है, ये कहा गया है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, एटम ना ही तो बनता है और ना ही खत्म होता है। ये वाला तीसरा आप अपनी नोटबुक पे लिख लेना, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, कि ये बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से लिया गया है। पूछा जब जाता है कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से लिया गया है, तो एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। और एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड वाला थोड़ा गलत है, वो आगे भी समझेंगे। एटम आर वेरियस काइंड, दे आर फाउंड इन एलिमेंट फॉर्म, एटम बहुत सारे हैं और वो एलिमेंट फॉर्म में मिलते हैं।
द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। एटम का एक कंपाउंड है, उसमें जो एटम का नंबर और काइंड होंगे वो सेम ही होंगे, आप कहीं से भी लो, ये बोला गया है, फिक्स ही होंगे, कहीं से भी ले लो। ये वाला लॉ जो है, ये वाला पॉस्टुलेट जो है, वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से लिया गया है। इसे भी अपने दिमाग में बिठा लें और लिख लें, पूछा जाता है। फिर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम कंबाइन मोर देन वन रेशियो देन कंपाउंड आर फाउंड फ्रॉम एटम आर मोर देन वन। देखिए, एक केमिकल रिएक्शन कराई और उसमें एटम एक से ज़्यादा रेशियो में कंबाइन हुए, तो जो कंपाउंड्स जो बन सकते हैं उस एटम से, वो एक से ज़्यादा बन सकते होंगे। ठीक। फिर सेवेंथ है, इफ़ द एलिमेंट इज आइडेंटिकल देन एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैज सेम मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यदि एलिमेंट आइडेंटिकल है, पहचाना हुआ है, तो उसके एटम जो, जैसे गोल्ड गोल्ड है, तो उसके एटम का मास साइज और केमिकल प्रॉपर्टी सारी सेम सेम होंगी। ठीक है, और ऐसा हुआ गोल्ड और सिल्वर है बस, ठीक, गोल्ड और सिल्वर ले लिया। एट्थ वाला, एलिमेंट आर डिफर देन एटम हैज नॉट सेम मास साइज एंड एन। गोल्ड और सिल्वर के एटम्स का मास साइज और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी। कंफर्म मीन्स एलिमेंट अगर आइडेंटिकल है तो एटम जो है सेम एलिमेंट का, उसका मास साइज केमिकल प्रॉपर्टी आपको सारे एटम्स का सेम मिलेगा, और अलग अलग है एलिमेंट तो आपको सेम नहीं मिलेगा, ये कहा गया है। अब ड्रॉबैक क्या है डेल्टा एटॉमिक थ्योरी का? पहला, उन्होंने कहा था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि ये गलत था, एटम को डिवाइड किया जा सकता है, मीन्स एटम कैन बी डिवाइडेड। दूसरा, उन्होंने कहा था अगर एलिमेंट आइडेंटिकल हैं, पहचाने हुए हैं, तो एटम जो सेम एलिमेंट के हैं उनका मास सेम होगा, जबकि ये नहीं होता। इफ द एलिमेंट इज आइडेंटिकल देन एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैज स्लाइटली डिफरेंट मास। यदि एलिमेंट आइडेंटिकल है, अब भी इसके एटम्स का मास थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। यहाँ पे देखो, स्लाइटली डिफरेंट मास और लिख लेना, क्या लिख लेना है आपको? डिफरेंट मास, मेरा रह गया। और एक तीसरा और है, वो मेरा सुन लो। इफ द एलिमेंट इज डिफरेंट, यदि एलिमेंट अलग अलग है, देन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो एटम जो अलग अलग एलिमेंट्स के होंगे है सेम मास, आपको सेम मास भी मिल जाएगा। ओके, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। जो हमने कहा था इतना हमें कवर करना था वो कर लिया।